नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं वादा को लेकर हमारा खास शो एफएनओ जंक्शन और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार ने आज हफ्ते की कमजोर शुरुआत की क्योंकि वीकेंड पर बहुत सारे ऐसे नतीजे आए थे जो बाजार की दशा और दिशा तय करने वाले थे। लेकिन कमजोर नतीजों के बाद हमने देखा कि आईसीसी बैंक और रिलायंस के शेयर 3% टूट गए और स्वाभाविक सी बात है कि चूंकि इंडेक्स की हैवी वेट है, इसके चलते बाजार पर प्रेशर आया। निफ्टी पौने 200 नीचे है। 25,500 के आसपास हम देख रहे हैं कि काफी टाइम से टिका हुआ है। निफ्टी बैंक की बात करें तो गिरावट है करीब 400 के आसपास की। लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी तो है, लेकिन अब चूंकि गिरावट दोनों बड़े शेयरों में है, आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक के चलते आप निफ्टी बैंक में भी रिकवरी देखेंगे नहीं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद है। टेक महिंद्रा, पॉलीकैब, पीवी फिनटेक ये कुछ शेयर थे जहां पर आज हम अप मूव देख रहे हैं 3 से 5% के आसपास का। लेकिन अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो एनसीसी, रिलायंस, गोदरेज प्रॉपर्टीज, विप्रो, आरबीएल बैंक ये कुछ शेयर थे जहां पर 3 से 7% की गिरावट आज के सत्र में हो रही है। लेकिन चलिए सीधे अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार में आपकी रणनीति आज के सत्र में क्या होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजीत मिश्रा। अजीत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। अजीत, जिस तरह से हम देख रहे थे कि फॉर्मेशन वायदा में हो रहा था कि 25,000 फिर 25,000 की 25,500 25,000 के पुट में जो कंसंट्रेशन जो बिल्ड हो रहा था, बाजार ने चाल भी वैसी ही दिखाई और नतीजों ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। आप जरा बताइए कि बाजार यहां से आपको कहां जाता हुआ दिख रहा है और स्ट्रेटजी इंडेक्स की क्या होनी चाहिए। शुक्रिया अभिषेक बिल्कुल देखिए, लास्ट वीक कहीं ना कहीं जो तसल थी 25,600 के पास, जो 100 ईएमए का जो मार्क है डेली चार्ट पे, उसको कहीं ना कहीं निफ्टी बुल्स डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे। बट एट द सेम टाइम 25,900 26,000 का जोन ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे राइट कर रहा था। तो एक डिक्लाइन के बाद जब इस तरीके का पॉज होते हैं जहाँ पे वॉलिटिलिटी रहती है, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपने करीब करीब डे लोस के पास में बंद किया था, 100 ईएमए के पास बंद किया था, तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन था कि शायद अभी नेगेटिविटी और बढ़ेगी। और वही चीज हमने आज देखने को मिली पोस्ट अर्निंग्स। जियो पॉलिटिकल सिनेरियो का एक बहाना मिला मार्केट को और हमने 25,600 को सरेंडर कर दिया। अब बेसिकली क्योंकि कल एक्सपायरी का सेशन है, वीकली एक्सपायरी का, तो 25,500 के पास जो पुट राइटर्स हैं वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा पोजीशन को डिफेंड करने के लिए। कुछ ज्यादा एग्रेसिव पोजीशनिंग अभी तक नहीं हुई है। अगर अपने 500 को सरेंडर किया है तो 400 तक के लेवल्स, तो बेसिकली आपको ये 25,400 500 का जोन ये सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ मिलेगा। अच्छी बात यहाँ पे अभिषेक क्या हो रही है कि बैंकिंग उसने अभी तक अपने आप को सरेंडर नहीं किया है इन बेरिश फोर्सेस पे। मींस 59,500 9,200 का जो जोन है वो अभी तक होल्ड हो रहा है। आईटी में विप्रो की गिरावट के बावजूद वहां पे स्ट्रेंथ दिख रही है। तो जो दो बड़े सेक्टर्स हैं इनमें अभी तक कोई खास वीकनेस नजर नहीं आई है, तो जो कि एक अच्छा साइन है कि हो सकता है कि मार्केट आपको 25,400 500 के पास स्टेबल होकर एक रिकवरी का दोबारा से ट्रेंड दिखे। बट क्योंकि आपने एक इंपॉर्टेंट लेवल को सरेंडर कर दिया है, डेफिनेटली यहाँ पे सेल ऑन राइज जो कि हम पहले से बात करते आ रहे हैं वही कंटिन्यू करने की स्ट्रेटजी रहेगी। पहले हमने बात की थी कि आपको 800 900 के पास रेजिस्टेंस है, अब बेसिकली 600 को रिक्लेम करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो जितना आप 600 के नजदीक जाएंगे वहां पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी 800 के स्टॉप लॉस के साथ और 25,400 25,300 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। ठीक है, ये निफ्टी को लेकर स्ट्रेटजी हो गई। और अब ये देखिए कि बाजार में मतलब ना ऊपर जाने में ना अब बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 25,600 से लेकर 25,800 के बीच में अब ये कहने को तो 200 पॉइंट है, लेकिन इसको क्रॉस करना ना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि करीब 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में 25,800 के लेवल पर। 26,000 तो बहुत ही दूर दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ से शॉर्ट की ही रिकमेंडेशन के साथ जाने की सलाह है जीत की, और टारगेट होगा 25,300 से 25,400 का, और 25,800 का स्टॉप लॉस लगा के आप चलिए। 25,800 की बात मैं इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो एक बहुत क्रूशियल लेवल है। तो ये रणनीति आपके लिए होगी इंडेक्स पे। अजीत, अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो रिलेटिवली निफ्टी बैंक बेहतर है। निफ्टी जहां अब 100 डीएमए के नीचे जाके कारोबार कर रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक को अगर देखेंगे तो लेवल्स प्रोटेक्टेड हैं अभी तक। सिर्फ 10 डे डीएमए के नीचे निफ्टी बैंक आपको नजर आएगा। निफ्टी बैंक को लेकर राय क्या होगी? हालांकि आज आईसीसी बैंक में जो क्रैक आया है ना, उससे थोड़ी सी चिंताएं जरूर बढ़ी होंगी ट्रेडर्स की। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, इनफैक्ट यहाँ पे जो पूरा ये गिरावट का जो दौर है, इस पूरी गिरावट के दौर में बैंकिंग ने जैसे स्ट्रेंथ दिखा रखी है, इसकी वजह से आपका डैमेज कैप है, इसकी वजह से बीच बीच में आप रिबाउंड देख रहे हैं।
अगर बैंकिंग में वो सिचुएशन नहीं होती, जैसे कि आपने 58,700 जहां से कि प्रीवियस स्विंग लो था, वो आपने डिफेंड करते हुए बैंकिंग में ये रिकवरी देखी है। अभी आप 20 EMA के ऊपर हैं जो करीब 59,500 के पास है। तो बैंकिंग कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है, बट क्या हम निफ्टी के अगेंस्ट जाके यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाए, मेरे साथ थोड़ा सा मुश्किल होगा बैंकिंग का, कॉज PSUs जो है वो ज्यादा अच्छे बिहेव कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स। तो मेरे साथ थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहेगा बैंकिंग के लिए। बट हाँ, यहाँ पे शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन नहीं होती बैंकिंग में। लोअर लेवल्स पे मीन 59,200 500 के जोन के पास वहां पे निबलिंग की जा सकती है एक 200-250 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, प्रोवाइडेड कि निफ्टी का करेक्शन इस निफ्टी में डिक्लाइन थोड़ा सा कैप हो जाए। ठीक है, निफ्टी बैंक को लेकर ये भी, लेकिन निवेशकों के लिए दुविधा वाली बात पता है क्या है? दुविधा वाली बात यह है कि हमारी जो GDP ग्रोथ है वो स्ट्रांग है, रेटिंग एजेंसीज का कन्विक्शन भी है। RBI ने भी दिसंबर में जो फोरकास्ट था FY26 के लिए उसको बढ़ा के 7.3 किया था, और मूडीज भी कह रहा है कि FY26 में GDP ग्रोथ 7.3% रहने का अनुमान है। तो जो प्रोजेक्शंस हमारे रेगुलेटर के हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस के हैं, उस पर बाकी जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो भी अपनी मुहर लगा रही हैं। 7.3% रहने का अनुमान है। हम देखते हैं कि देखिए डोमेस्टिक आपकी जो डिमांड है वो इंटैक्ट है, सर्विसेज में, मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी ग्रोथ निकल के आ रही है, और ये तमाम चीजें हैं जो कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहे हैं रेटिंग एजेंसीज के। कि दो अलग अलग चीजें हैं, बाजार किसी और दिशा में है, बाजार अर्निंग की तलाश कर रहा है, और GDP जो है वो लगातार स्ट्रांग है। अगर आप बड़ी इकोनॉमीज में देखेंगे तो भारत के आसपास भी कोई आपको दिखाई देगा नहीं, लेकिन ये कहीं न कहीं एक मतलब चिंता की भी स्थिति है। जो निवेशक है ना, जो मतलब ग्रोथ वगैरह देख के बाजार पर पोजीशन लेते हैं, वो तो फंस जाएंगे फिर। ये मूडीज जो कि जानी मानी रेटिंग एजेंसी है दुनिया की, उसकी तरफ से ये प्रोजेक्शंस आए हैं FY26 के लिए, यानी कि मौजूदा जो कारोबारी साल है उसके GDP ग्रोथ का 7.3% उन्होंने रहने का अनुमान जताया है। और RBI ने अपना रेज किया था लास्ट मंथ, यानी कि दिसंबर में उन्होंने अपने बढ़ा के 7.3 किया था। तो RBI भी बुलिश है और रेटिंग एजेंसी भी बुलिश है। देखते हैं कि बाजार की चाल यहाँ से क्या होती है। लेकिन अजीत, ये इंडेक्स की रणनीति तो हो गई, आप जरा बताइए कि शेयरों को लेकर आप कहाँ पर बुलिश हैं, क्या खरीदने की आप सलाह दे रहे हैं? अभिषेक देखिए, अगर आप इंडेक्स को थोड़ा साइड कर दें थोड़ी देर के 10 लिए, सेकंड, तो आपको 15-20 सेकंड के लिए और रोकूंगा, 15-20 सेकंड फिर और मुझे आप दे दीजिए। आप अपनी ये कॉल्स रेडी रखिए। इस बीच BHEL के नंबर आ गए हैं, और मुनाफा 135 करोड़ रुपए से बढ़कर आया है इनका 390 करोड़ रुपए। वाह, बढ़िया नंबर ये तो। और बाकी देखते हैं कि बाकी पैरामीटर पर किस तरह के नंबर आते हैं, मार्जिन वगैरह या फिर आय के फ्रंट पर। ये तो पहला नंबर है, 135 करोड़ से बढ़कर 390 करोड़ रुपए। अब इसमें मतलब ये कुछ एबनॉर्मल सा नहीं लग रहा है, मतलब 135 करोड़ से बढ़कर सीधे 390, क्या कोई इसमें अदर इनकम का कंपोनेंट है, ये जरा चेक करना पड़ेगा। क्या कोई अन्य आय भी है इसमें, इस मुनाफे के नंबर में, इस पर हमारी नजर रहेगी। आय की बात करें तो आय 7,278 से बढ़कर 8,473 करोड़ रुपए आय का फिगर निकल के आए हैं। तो मुनाफे आय दोनों में बढ़त है, लेकिन देखते हैं कि क्या कोई वन टाइम गेन कंपनी को हुआ है। BHEL हमने देखा था कि रिकवरी वाले फेज में था, शेयर ये 300 रुपए के आसपास चला भी गया था, लेकिन जो खबरें आई कि फाइनेंस मिनिस्ट्री चाइनीज कंपनी पर जो रोक लगाई गई थी 5 साल पहले, उसमें रियायत देने पर विचार कर रही है सरकारी टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद हमने देखा कि अक्रॉस द बोर्ड जो कैपिटल गुड्स वाले जो शेयर थे वो गिरावट के शिकार हुए थे, और BHEL उनमें सबसे ज्यादा टूटा था। 262 रुपीज के भाव लोअर लेवल से देखिए थोड़ी सी स्ट्रेंथ गेन आपको करता हुआ दिखाई देगा BHEL। राय आपकी अजीत नतीजों के बाद? देखिए, एक अच्छी गिरावट के बाद ये कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन का टोन दिखा रहा है। 260 के पास अभी भी पुट पोजीशंस बनी हुई हैं, तो 250 से लेकर 260 का जोन मेरे हिसाब से ये होल्ड करना चाहिए। रिकवरी के केस में 275-70 का जोन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो कहीं ना कहीं रेंज बाउंड बायस मुझे लग रहा है, जिनके पास पोजीशन है वो बने रह सकते हैं 260 के स्टॉप लॉस के साथ, 275-70 के जोन के पास एक बार पोजीशन को रिड्यूस करने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, BHEL को लेकर ये भी हो गया, 1% नीचे आपको शेयर दिखाई देगा। अजीत फिर आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर बताइए कि आपकी नजर बाजार में कहां पर है, कहां पर आपको मौके दिख रहे हैं? बिल्कुल,
कि देखिए इंडेक्स का गिरावट एक अपनी जगह पे है, बहुत सारे पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पर की स्ट्रेंथ बनी हुई है और सेक्टर्स अपने रिस्पेक्टिव हाइज के पास हैं और अभी भी वहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है, मतलब हर डिप पे बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है। मेटल्स में से एक ऐसा पैक है जहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देख चुके हैं और लग रहा है कि स्टील काउंटर जो कि थोड़ा सा लैग बिहाइंड कर रहे थे, वहां पे अब कैचअप मूव देखने को मिल सकता है। टाटा स्टील जिसने अभी हाल फिलहाल में अपना नया रिकॉर्ड हाई बनाया है, यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 198 के एक 184 का स्टॉप लॉस रहेगा। ल्यूपिन फ्रॉम द डिफेंसिव बास्केट जहाँ पे कि कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्मेंस चल रही है विद इन द फार्मा स्पेस, अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड अच्छा एक इंडिकेशन है कि 2130 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 2250 तक के पोजीशन टारगेट्स के ल्यूपिन को भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है कि तो जहां पर मौके हैं आपके लिए तेजी के साइड के, जहां पर लॉन्ग आप कर सकते हैं, वो स्टॉक्स आपको अजीत बता दिए हैं। आप इन पर अमल करके आप पैसे बना सकते हैं। टाटा स्टील 198 की टारगेट, 188 रुपए का भाव आपको दिखाई देगा, वहां से 10 रुपए ऊपर के टारगेट और 4 रुपए नीचे के स्टॉप लॉस है टाटा स्टील के लिए। टाटा स्टील और लुपिन ये दो शेयर ही आ रही है, देखते हैं कि और कितना यहाँ से मजबूत होते हैं। लेकिन चलिए बातचीत कर लेते हैं उन शेयरों की जहां पर आज हम वायदा में तेजी देख रहे हैं। तेजी दो वजहों से, नए लॉन्ग्स बन रहे होंगे और शॉर्ट्स कवर हो रहे होंगे। तो पहले बात करेंगे उन शेयरों की जहां पर हो रही है ताजा खरीदारी। तो ताजा खरीदारी की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि सीजी पावर में आज अच्छे लॉन्ग्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। शेयर लगभग ये करीब 5% ऊपर आपको नजर आएगा। एक बड़ा ऑर्डर इनको मिला है 900 करोड़ रुपए का डेटा सेंटर के कारोबार के लिए। टेक महिंद्रा की बात करें तो वहां पर भी हम देख रहे हैं कि वाई एडिशन लगभग 2-2.5% के आसपास का है टेक महिंद्रा में, और शेयर करीब 3% ऊपर आपको नजर आएगा। पीवी फिनटेक ये लगातार टूट रहा था शेयर, लेकिन आज ये ना सिर्फ गिरावट थमी है बल्कि नए लॉन्ग एडिशंस भी हो रहे हैं। शेयर करीब 3% ऊपर है। और हिंदुस्तान जिंक कहानी वही, चांदी चमक रही है तो हिंदुस्तान जिंक चल रहा है। आज 3% ऊपर आपको हिंदुस्तान जिंक का भी शेयर नजर आएगा और कुछ नए लॉन्ग्स भी इसमें ऐड हो रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के शेयर में। लेकिन मैंने पहले कहा पीवी फिनटेक को लेना चाहूंगा अजीत जी। अजीत 3% के गेंस, क्या आपको लगता है कि बिकवाली का दौर थम गया, पीवी फिनटेक चलने के लिए तैयार है या फिर चिंताएं बरकरार है? अभिषेक देखिए, यहाँ पे पीवी फिनटेक डेफिनेटली थोड़ा सा स्टेबल लग रहा है, कंसिडरिंग कि जिस तरीके से अभी हमने देखा था एक अच्छी गिरावट फ्रॉम दी रीसेंट हाइज, कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट बेसिकली अटेम्प्ट करने वाला था ये, और वहां से गिरावट आई थी। 100 EMA के पास वीकली चार्ट का आके थोड़ा सा स्टेबलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। 1580-90 का जोन है, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, तो एक रिकवरी डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकता है जो कि स्टॉक करीब 1740-1760 तक के लेवल तक ले जाए। तो यहाँ पे आप बने रह सकते हैं, फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं एक रिबाउंड के लिए 1640 के स्टॉप लॉस के साथ, 1740-1760 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, ये राय होगी पीवी फिनटेक को लेकर। पी लेटर वाला एक और शेयर जरा आप लेकर आइए, पॉलीकैब के नंबर अच्छे आए हैं, हालांकि मार्जिन को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हैं। शेयर ये 6-17 से गिर रहा था और आज हम देख रहे हैं कि पॉलीकैब में करीब 2-2.5% के आसपास का उछाल है। और उछाल की एक वजह यह भी है कि ब्रोकरेजेस जो हैं ऑप्टिमिस्टिक हैं इसको लेकर, और सिटी ने टारगेट दिया है 9,500 रुपए का। पॉलीकैब का जरा शेयर लेकर आइए अजीत। पॉलीकैब, क्या आपको लगता है कि गिरावट डन हो गई और यहां से शेयर चल जाएगा? क्या इसको खरीदना चाहिए? देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है अभिषेक, कंसिडरिंग कि इस सेक्टर को अगर आप देखेंगे तो काफी हद तक आपको स्टॉक्स काफी बीटन डाउन नजर आएंगे। वहीं पे पॉलीकैब ने इस पूरे कंसोलिडेशन में, डिक्लाइन में अपने रिकॉर्ड हाइज के काफी नजदीक बना रहा। डेफिनेटली एक डिप जरूर आया था बिफोर अर्निंग्स, आपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रीटेस्ट किया करीब 7,000 के लेवल पे, और आज एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है डेफिनेटली यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस बनी रह सकती है। शॉर्ट टर्म में उस तक कंसोलिडेशन का दौर बना रहे, मीन्स 7500 से 7800 के बीच का जो जोन है वहां पे आपको शायद स्टॉक फंसता हुआ नजर आए, बट कंपैरेटिवली जिस तरीके से हमने इसमें स्ट्रेंथ देखी है, मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। फ्रेश पोजीशन भी आप बना सकते हैं 7,000 के स्टॉप लॉस के साथ, और अगर मान के चलिए कि 3-6 महीने का व्यू है तो एक अच्छे अपमूव की तैयारी यहाँ से आपको देखने को मिल सकती है। नियर टर्म में करीब 77-78 तक के टारगेट ये आपको मेंटेन करने हैं विद स्टॉप एट 7,000। ठीक है,
7,000 रुपए का स्टॉप लॉस आपको पॉली कैब में लगाना है, ये राय होगी। शॉर्ट कवरिंग वाले अगर हम शेयरों की बात करें तो इंडिगो लगातार गिर रहा था और इंडिगो की गिरावट पर ना सिर्फ आज ब्रेक लगी है बल्कि ये जो शेयर है ये निफ्टी का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है, करीब करीब 3.5% के आसपास की गेन्स हैं। वजह ये कि जुर्माना तो लगा है लेकिन वो जुर्माने की रकम बहुत कम है, 22 करोड़ रुपए का ही जुर्माना लगा है। जो फ्लाइट डिसरप्शन हुई थी FDTL नॉर्म्स के फॉलो न होने के चलते 4900 रुपए के ऊपर निकल गया इंटरग्लोब एविएशन। इसके अलावा हम देखते हैं कि बढ़िया शॉर्ट कवरिंग बजाज फाइनेंस में हो रही है, टाटा टेक और शेयर है जहां पर हम शॉर्ट कवरिंग देख रहे हैं, और जिंदल स्टील यहां पर भी हो रही है शॉर्ट कवरिंग आज उसके चलते तेजी जिंदल स्टेनलेस में। राय आपकी अजीत, कोई शेयर इनमें से जहां पर आपको लगता हो कि मूव सस्टेन कर जाएंगे? क्या बजाज फाइनेंस को शेयर हो सकता है? बिल्कुल, देखिए बजाज फाइनेंस में सबसे अच्छी बात क्या हुई है अभी अभिषेक के बीच में जो डिक्लाइन आए, इस पूरे डिक्लाइन को इसने अपने 100 EMA के पास जब भी ये आया उसको डिफेंड किया है ऑन द क्लोजिंग बेसिस। नो डाउट मोमेंटम के लिए इसको एक ट्रिगर चाहिए कि 980 से लेकर 985 का जोन इसको ये क्रॉस करे तब एक ट्रिगर मिलेगा, बट नो डाउट स्ट्रेंथ बनी हुई है और मुझे लगता है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन जरूर हो सकता है इन लेवल्स के पास। जब तक 940 का लेवल पोजिशनली होल्ड है यहाँ पे एक आपको अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट इंडिगो आपको पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकता है, जैसे कि आपने बताया कि काफी हद तक जो प्रेशर और डिक्लाइन और नेगेटिव न्यूज के बाद अब कहीं ना कहीं ये काउंटर आपको स्टेबल होता हुआ नजर आएगा और हो सकता है कि 4970 जो कि आपका 20 EMA का जोन है इसको क्रॉस करने के बाद एक अच्छी रिकवरी करीब 5170 से लेकर 5220 तक के लेवल तक ये आपको दिखा दे। तो जो थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट रखते हैं यहाँ पे पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं 4800 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, ये राय होगी इंटरग्लोब एविएशन को लेकर। लेकिन जरा बातचीत करते हैं उन शेयरों की जहां पर ताजा बिकवाली हो रही है और क्लियरली आज तो खैर सभी की नजरें जा रही होंगी विप्रो पर और RVL बैंक पर, क्योंकि गिरावट दोनों शेयरों में 7-7.5% के आसपास की है। बाकी L&T फाइनेंस, KPIT टेक ये कुछ और शेयर हैं जहां पर आज हम नरमी देख रहे हैं, जहां पर शॉर्ट्स ऐड हो रहे हैं और जहां पर अनवाइंडिंग हो रही है। अल्केम हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, आइनॉक्स विंड हो गया, पेटीएम हो गया, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तेजी के सौदे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विप्रो और RVL बैंक दोनों में अजीत चिंता की बात यह है ना कि अग्रेसिव शॉर्ट्स ऐड हो रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो लगभग 17% का ओपन इंटरेस्ट इजाफा RVL बैंक पे हो और विप्रो में करीब 18-19% के आसपास का उछाल है। क्या आपको लगता है कि फर्दर ये गिरेंगे विप्रो और RVL बैंक? और इसके अलावा कोई शेयर आपको जो शॉर्ट के लिए सही लग रहा है? देखिए पहले विप्रो की अगर बात करें तो अभिषेक चैलेंज तो डेफिनेटली है ही, पर आप देखते हैं जब लार्ज कैप नेम की बात आती है तो यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस काफी लंबे टाइम चलती आ रही है। बीच में नो डाउट एक अच्छी रिकवरी आई थी बट वो सस्टेन नहीं हुई, करेक्शन 300 से लेकर 200 आने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। पोस्ट रिजल्ट जिस तरीके से डिक्लाइन को अभी झेल रहा है, मुझे लगता है 240-235 का जोन ये लोअर बैंड रहेगा, ऊपर से करीब 260 तक जाते जाते स्टॉक आपको थमता हुआ नजर आएगा। तो ब्रॉडली इसी रेंज में ही आपको ये स्टॉक शायद ट्रेड करता हुआ नजर आए, तो मेरे हिसाब से अभी इसको अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो TCS भी कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म कर रहा है विद इन द लास्ट ईयर IT बास्केट। तो HCL टेक जैसे कि हमने शो की शुरुआत में बात की थी कि वहां पे आप परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकती है और उसके बाद फिर इन्फोसिस जो लार्ज कैप IT नेम्स में से जिसको आप देख सकते हैं। दूसरा स्टॉक एक बार आप दोबारा से शेयर करेंगे अभिषेक? RVL बैंक जी, तो देखिए RVL बैंक में काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है पोस्ट प्री नंबर्स और उसके बाद ये करेक्शन देखने को मिल रही है। यहाँ पे 294 काफी इंपॉर्टेंट रहेगा जो कि 100 EMA का मार्क है। इसको अगर हमने सरेंडर किया तो फिर मान के चलिए कि जो आपका शॉर्ट टर्म पॉजिटिव बायस था वो चेंज होकर साइडवेज टू नेगेटिव थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग पोजीशन है, एग्रेसिवली उसको अवॉइड करिए। 294 का एक स्टॉप लॉस रखिए आपके एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए। रिकवरी के केस में 315 के ऊपर जाने के बाद ही यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी, तो अभी ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फंस गए हैं पोजीशन में तो 294 के स्टॉप लॉस के साथ रिकवरी को यूज करिए रिड्यूस करने के लिए पोजीशन को। ठीक है, 294 रुपए का स्टॉप लॉस होगा RVL बैंक के लिए। चलिए इस शो को यहीं पर समेटेंगे। अजीत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और तमाम शेयरों पर आपने राय दी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका शो योर स्टॉक समझ